नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में शराब फैक्ट्री खोले जाने के मामले में उमा भारती का बयान सामने आया है। उमा भारती की माने तो इस मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार अपना व्यू रखेगी। वो अपना व्यू इस मामले में त्रिवेंद्र रावत के सामने रख चुकी है। इसके साथ ही उमा भारती ने यह भी कहा है कि राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार है, लिहाजा वो अपनी बात अकेले में रख सकती है। हालांकि इस बारे में उमा भारती का मत क्या है, इस पर वो मीडिया के सामने बोलने से बचती नजर आई। रावत जी अपना व्यू देंगे, मैं त्रिवेंद्र रावत जी को अपना व्यू दूंगी। वो दे चुकी। और त्रिवेंद्र, क्योंकि हमारी अपनी सरकार है। जब दूसरी सरकार होती है ना, तो वो हमें अलग से सुनते नहीं, तो हमें खुल के बोलना पड़ता है। ये लोग तो हमें सुन लेते हैं ना, हम उनको बिठा लेते हैं अपने पास में और अकेले में समझा देते हैं उनको। गुणों की चर्चा सर्वत्र करते हैं, दोषों की चर्चा अकेले में करते हैं। तो हमने त्रिवेंद्र रावत से जो कहना था इस विषय पर कह दिया। अब आपको त्रिवेंद्र रावत जी से पूछना, ठीक है? एक बार बता दीजिए आपका मत क्या है। मैंने कहा ना, हमने अपना मत त्रिवेंद्र रावत जी को बता दिया। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से किशोर रावत जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। किशोर, उमा भारती की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो लगातार सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आया, आज कहीं ना कहीं उमा भारती भी अपनी बात से रूबरू करवाने के वक्त ये कह रही होंगी कि यहाँ पर शराब फैक्ट्री ना खोली जाए, क्योंकि बात अगर गंगा की करे, नदियों की करे, प्रदूषण फैलेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या जानकारी मिल रही है अंदर खाने से इस पूरे बयान को लेकर? देखिए, अगर ये शराब फैक्ट्री का मामला है, इसको लेकर कई तरह के बयान आ चुके हैं और ऐसे में उमा भारती ने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके अलग मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब अगर उमा भारती बयान दे रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जो मामला है उस पर जरूर चल रही है। लेकिन इसमें उमा भारती ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो अब ये देखना होगा कि उमा भारती क्या बात रखती है और किस तरीके से वहां पर जो देवप्रयाग में एक बाइनरी की जो मामला चल रहा था उसको लेकर पिछले लंबे समय से काफी लेके बयान भी चल रही थी। तो अब उमा भारती चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे और अपना बयान रखेंगे, तो देखना होगा उसके बाद क्या नतीजा निकल के आता है। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं शरद, उनसे बात करते हैं। शरद, जिस तरह से उमा भारती का बयान आया है, इसे लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए उमा भारती ने इस पूरे मामले को लेकर खुले तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में इस बात के इशारे दिए हैं कि उन्होंने एक तरीके से अपनी जो आपत्ति है वो वहां की सरकार, राज्य सरकार को, त्रिवेंद्र सरकार को दर्ज करा दी है। और इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा संशय था, क्योंकि उनका कहना था कि जब अपनी सरकार होती है तो फिर आप सार्वजनिक तौर पर कुछ बोलने के बजाय अकेले में बात करते हैं और अपनी बात खुलकर रखते हैं, क्योंकि विपक्ष के सामने आप बोल सकते हैं, चिल्लाकर भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके का बयान आज उनका था, सदी हुई प्रतिक्रिया थी। हालांकि उन्होंने एक बात साफ की है कि उनका जो मत है वो राज्य सरकार को उन्होंने बता दिया है। इस बारे में अब इस पर सरकार को रिएक्ट करना है, उत्तराखंड की सरकार को, कि आखिरकार वो क्या एक्शन लेती है। हालांकि न्यूज 18 ने उनसे कोशिश की कि आपका मत आखिरकार था क्या, इस बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है सरकार। बिल्कुल शरद, और ये वजह है कि उमा भारती मीडिया के सामने बहुत ही सोच समझकर बयान दे रही थी और ये कह रही थी कि जो भी कहना है, अपनी ही सरकार है तो बिल्कुल अकेले में बात की जा सकती है। और राज्य सरकार की, उत्तराखंड सरकार की ओर से जो तर्क दिए गए कि फैक्ट्री खोले जा रहे हैं, पहले की सरकारों पर भी थोड़ा ठीकरा फोड़ा गया था, लेकिन अब खुद जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस तरह से बात कहे तो कहीं ना कहीं वो जो शराब की फैक्ट्रियां खोले जाने का ये पूरा मामला है उसमें भी व्यवधान पैदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए आमतौर पर जो उमा भारती की छवि है वो दरअसल एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर रही है। तो अगर वो जब भी बोलती हैं तो खुलकर ही बोलती हैं, लेकिन दरअसल सरकार अपनी है, लिहाजा वो बचती हुई कहीं बोल रही हैं। लेकिन अगर वो खुलकर बोलती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो मास को समझती हैं, जनता के मूड को वो समझती हैं बेहतर तरीके से। लेकिन संभवतः अपनी बातचीत उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी अकेले में रखी है, और जो भी बातचीत उन्होंने रखी है उनका कहना था कि उस पर आप सरकार को रिएक्ट करना है और देखना ये होगा कि अब उत्तराखंड की जो सरकार है वो आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर फैक्ट्री लगाए जाने का मुद्दा है उस पर क्या व्यक्त करती है। शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। किशोर, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो एक बात तो तय है कि जो फैसला ये शराब फैक्ट्रियों को खोले जाने का लिया गया, कहीं ना कहीं इस पर उमा भारती ने आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने खुल के कुछ भी नहीं कहा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उमा भारती का बयान।
त्रिवेंद्र रावत जी अपना व्यू देंगे, मैं त्रिवेंद्र रावत जी को अपना व्यू दूंगी, वो दे चुकी। और त्रिवेंद्र, क्योंकि हमारी अपनी सरकार है, जब दूसरी सरकार होती है ना तो वो हमें अलग से सुनते नहीं, तो हमें खुल के बोलना पड़ता है। ये लोग तो हमें सुन लेते हैं ना, हम उनको बिठा लेते हैं अपने पास में और अकेले में समझा देते हैं उनको। गुणों की चर्चा सर्वत्र करते हैं, दोषों की चर्चा अकेले में करते हैं। तो हमने त्रिवेंद्र रावत से जो कहना था इस विषय पर कह दिया। अब आपको त्रिवेंद्र रावत जी से पूछना, ठीक है? एक बार बता दीजिए आपका मत क्या है? मैंने कहा ना, हमने अपना मत त्रिवेंद्र रावत जी को बता दिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी की मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी में छापेमारी चल रही है और छापेमारी में यूनिवर्सिटी के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार कर्मचारियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस अभी भी छापेमारी यहाँ कर रही है। पुलिस को कुछ किताबें जौहर यूनिवर्सिटी से मिल चुकी है। खुद एसपी अजय पाल मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि छापेमारी मदरसा आलिया से प्राचीन किताबें चोरी होने के मामले में हो रही है। पुलिस किताबों की तलाश में जुटी हुई है। ये मामला रामपुर के गंज थाने में 16 जून को दर्ज हुई थी। मदरसा आलिया राजकीय ओरिएंटल कॉलेज से किताबें चोरी हुई थी। 9000 के करीब किताब चोरी होने का ये पूरा मामला है और इस पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। छापेमारी में यूनिवर्सिटी के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें एक महिला भी शामिल है। जो शिकायत दर्ज हुई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनके यहाँ की बेशकीमती और काफ़ी पुरानी किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह वहाँ से चोरी की गई हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये किताबें थीं जो चोरी की गई हैं, जिनमें कई किताबों पे उनके स्टैम्प्स, मोहर या अन्य कुछ ऐसे आइडेंटिफिकेटरी मार्क्स वगैरह भी थे। तो उसी संबंध में जो तफ्तीश की जा रही थी उसमें कुछ तथ्य ऐसे सामने आए। इसके साथ ही उनके द्वारा भी शक जताया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की किताबें होने की आशंका है। इसी जो इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे पास अन्य साक्ष्य तथ्य सामने आए उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें आज लाइब्रेरी में और अन्य कुछ स्थानों पे जो सर्च है वो की जा रही है। उसी सर्च में कई ऐसी किताबें जो कि चोरी हुई थी वो बरामद भी हुई हैं। फ़िलहाल उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान कराई जा रही है और इसमें अन्य रेड्स भी लगातार की जा रही हैं। 100 से ज़्यादा ऐसी बुक्स हैं जो अभी तक बरामद हो चुकी हैं और अभी और भी, क्योंकि सर्च अभी अलग अलग की जा रही है, अभी कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है और फिलहाल हमारा ये अभी जो सर्च है वो लगातार जारी रहेगा। तो आप सुन रहे थे एसपी को जो बता रहे थे कि 100 से ज्यादा बुक बरामद हो चुकी है, लेकिन 9000 के करीब प्राचीन किताबें गायब है और उन्हें ढूंढने के लिए अब भी ये रेड जारी है। रामपुर से हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना जुड़ गए। विशाल, क्या ये छापेमारी अब भी चल रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 9000 के करीब किताबें जो है वो गायब हैं, 100 से ज्यादा किताबें बरामद कर ली गई हैं, कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मदरसा आलिया से किताबें जो गायब हुई थी उसके मामले में एक तहरीर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर के पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी, उस पर छापा मारा है। और अभी तक छापे के दौरान जो है 100 नहीं बल्कि एक तरह से कहा जाए करीब 1000 से ज्यादा अब तक किताबें जो है वो मिल चुकी हैं और उनको जो है पुलिस अभी और भी सर्च कर रही है और भी किताबों की तलाश, मतलब जो है सर्च अभियान अभी जारी है पुलिस का। अभी तक जितनी भी है 4 लोगों को पुलिस ने, 4 पुरुष 1 महिला सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस का रेड अभी पुलिस की जारी है, सर्च अभियान पुलिस का चल रहा है। जी शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 1000 के करीब पुस्तकें जो हैं वो बरामद कर ली गई हैं, लेकिन तकरीबन 9000 पुस्तकें गायब होने का मामला है ये, और ऐसे में अभी और भी बुक्स को ढूंढने के लिए छापेमारी चल रही है। और अब बात करते हैं उन्नाव कांड की। उन्नाव कांड में 5 बजे तक का आपको अपडेट देते हैं। रेप पीड़िता पर केजीएमयू का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। केजीएमयू की प्रवक्ता डॉक्टर संदीप तिवारी का बयान आया है। रेप पीड़िता की हालत में कोई सुधार नहीं है। रेप पीड़िता की स्थिति कल जैसी ही बनी हुई है, यानी कि हालत रेप पीड़िता की नाजुक बनी हुई है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट भी किया जाएगा, ये जिलाधिकारी की ओर से कहा गया है, क्योंकि इससे पहले भी मांग की गई कि अगर तबियत नहीं सुधर रही तो एयरलिफ्ट के जरिए
पीड़िता को दिल्ली ले जाया जाए और बेहतर सुविधाओं के बीच उसका उपचार करवाया जाए। रेप पीड़िता के चाचा को फिलहाल 1 दिन की शॉर्ट टर्म बेल दे दी गई है। कल सुबह से लेकर शाम तक मिली है शॉर्ट टर्म बेल। पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए ये बेल दी गई है, जमानत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से ये बेल मिली है। रायबरेली जेल सुपरिटेंडेंट को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो ये अब तक की इस पूरे मामले में जो हमारे पास अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेप पीड़िता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। कल जैसी हालत ही बनी हुई है, काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि रेप पीड़िता की हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं हो रहा। लेकिन इन सबके बीच डीएम ने ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट किया जाएगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिल्ली ले जाया जा सकता है। इधर रेप पीड़िता के मामा ने आरोप लगाया है कि रायबरेली में हुआ सड़क हादसा साजिश है। विधायक कुलदीप सेंगर ने यह साजिश की है। तो पहले भी रेप पीड़िता के परिवार वाले इस तरह के आरोप लगा रहे थे और अब मीडिया के सामने आकर एक बार फिर से ये बड़ा आरोप लगाया गया है और बताया जा रहा है मामा की ओर से कि विधायक ने कार को टक्कर मरवाई है साजिश के तहत। पुलिसकर्मी इनके साथ नहीं रहते थे, कभी भी 1-2 बार हम भी आए तो यहाँ कोई हमें नहीं मिला। तो हम भी ज्यादा रात रुके नहीं, चले गए तुरंत वापस यहाँ भाई, इसलिए डर लगता है इसकी पूरे गांव में चलती है। अपनी साइड से गाड़ी जा रही थी, ये दूसरी साइड से ठेला आकर ट्रक कर दिया। हादसा है कि साजिश लग रही है? साजिश है क्या? इसमें साजिश से मरवाया गया। किसने मरवाया? अब जो हम ये क्या बताएं किसने मरवाया, जिससे केस चल रहा वही मरवाएगा, कोई दूसरा थोड़ा मरवा देगा। पहले भी क्या अब क्या मांग है आप लोगों की? अब क्या मांग है? अब हमें क्या मांग, हम क्या बताएं, जिसका केस वो बताएगा। हम तो यही कहते हैं कोई फैसला सरकार नहीं दे रही, ना अभी तक दे पाई ना देगी। उम्र बढ़ाने की बात आप कर रहे थे तो उम्र बढ़ाने को, हाँ हमारे परिवार में गए, बोले बोल दो इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई लड़की। अब होगी, देखो क्या करते होगी। तो साल भर बीत गया, अब कुछ भी नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे, अपनी पार्टी तो बचाएंगे ही। अभी तक की अभी तक कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे। ये जो सड़क हादसा है इसकी क्या सीबीआई जांच की मांग करते हैं क्या? सीबीआई जांच तो चाहिए ही इसमें, सीबीआई जांच बिना सीबीआई के पकड़े ही नहीं जाते। पिछले 50 घंटे से पीड़िता वेंटिलेटर पर है लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हम आपको बताते हैं कि पीड़िता का लेटेस्ट मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है। जिंदा है। खोलो, जिंदा है, जिंदा जिंदा जिंदा, खोलो खोलो खोलो, इनको बाहर निकालो। अरे बाहर निकालो, पुलिस को बात कर लूंगा मैं, बाहर से निकालो। इस खौफनाक हादसे को करीब 50 घंटे हो चुके हैं। पूरे देश की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि उन्नाव पीड़िता की हालत कैसी है, वो ठीक हो पाएगी या नहीं। ये हादसा इतना जबरदस्त था कि लगा मानो किसी का भी बचना संभव नहीं। लेकिन उन्नाव पीड़िता बेहद बहादुरी से मौत से जंग लड़ रही है। हम आपको बताते हैं उसका मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है। 50 घंटे बाद उन्नाव पीड़िता का मेडिकल बुलेटिन। लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर पर है पीड़िता। शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। पैर और पसलियों में कई फ्रैक्चर हैं। सिर में गंभीर चोट आई है। हेमरेज की वजह से कोमा में है पीड़िता। पिछले 50 घंटे से बेहोश है पीड़िता। हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। सिर में चोट कितनी गहरी, होश आने के बाद साफ होगा। चोट की वजह से लकवा होने का खतरा। जब तक वेंटिलेटर पर है, खतरा बना हुआ है। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है पीड़िता। फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है। सड़क से संसद तक मामला तूल पकड़ चुका है क्योंकि बीजेपी के निलंबित कद्दावर नेता से जुड़ा हुआ है। तो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने में वक्त नहीं लगा। बीजेपी नेताओं की ओर से आज लोकसभा में कहा गया कि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसका मालिक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस मामले में जानबूझकर बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का
पदाधिकारी है और मेरे क्षेत्र का वो फतेहपुर का रहने वाला ट्रक वाला, और उसके ऊपर कार्रवाई समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। पूरा देश जान गया है कि उस साजिश में अगर शामिल थे तो समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनका ट्रक था, उनके परिवार का ट्रक था, और वो दुर्घटना हुई है और उसकी सीबीआई की जांच की संस्तुति हो गई है। इसलिए ये सदन का समय खराब कर रहे हैं। राजनीति नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। पूरा जांच निष्पक्षता से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, हम पूरे उस परिवार के साथ हैं। जो कुछ भी न्याय करना है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाने की एफआईआर नंबर 305 को अब सीबीआई टेक ओवर कर सकती है। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को यह मामला मिलते ही बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई मनोज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रेप पीड़िता के चाचा की ओर से दर्ज इस एफआईआर में कुलदीप का कच्चा चिट्ठा है। बीजेपी विधायक की बढ़ेंगी मुश्किलें। सीबीआई कर सकती है केस को टेक ओवर। जिंदा जिंदा जिंदा, खोलो खोलो खोलो, इनको बाहर निकालो। अरे बाहर निकालो, पुलिस को बात कर लूंगा मैं, बाहर से निकालो। कुलदीप सिंह सेंगर का खुला कच्चा चिट्ठा। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई मनोज समेत 20 लोगों पर रायबरेली के गुरुबख्श थाने में दर्ज हुई आपराधिक साजिश की एफआईआर कुलदीप के काले कारनामों का हिसाब किताब है। इस एफआईआर में विधायक के अपराध और रसूख की पूरी कहानी है। विधायक के रसूख और दबंगई की बात करें तो 2004 में कुलदीप सपा का विधायक था। 2004 में ही कुलदीप के भाई अतुल ने एसएसपी पर गोली चलाई। एसएसपी रामलाल वर्मा पर गोली चलाने की घटना चर्चा में आई। रिकॉर्ड से एसएसपी पर जानलेवा हमले की फाइल गायब हो गई। रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।